हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संचित और आज हम इस वीडियो में देखेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे GS3 पेपर 3 और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 के लिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ GS3 पेपर and the subject is science and technology. So, before looking at the questions, let's have a kind of a summary. इस बार कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कितने मार्क्स के पूछे गए, प्लस लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था। सो हर साल की तरह ये पैटर्न बन चुका है दैट 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी ने इस साल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से GS3 पेपर में आपके 3 क्वेश्चन पूछे हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं 40, विच इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। यही रहता है उनका ब्रेकअप और ये भी सेम ही रखा है उन्होंने। लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था एज पर मी और जिनसे मैंने डिस्कस किया है, स्टूडेंट से पूछा है, तो उन्होंने भी यही बताया है दैट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो ईजी तो नहीं था पेपर, लेकिन हाँ इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। तो यू कैन से मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे क्वेश्चंस। अभी हम देखेंगे और जज करेंगे कि क्या क्वेश्चंस वाकई में डिफिकल्ट हैं, इजी हैं एंड सो ऑन। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और आइए एक बार और देखते हैं कि 2020 और 2019 में किस तरह के कितने नंबर क्वेश्चन और मार्क्स पूछे गए हैं। तो वही 3, 4, 35, 50, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। सो इस बार भी आपका जो पेपर था ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पूछे नहीं जाने चाहिए थे या बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ा दिए। तो यहां से क्रक्स आपको क्या मिलता है, एक समरी क्या मिलती है दैट ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और जो मार्क्स हैं वो भी 40 to 50 और जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। सो दिस इज, मैंने आपको ब्रीफली स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बता दिया है कि यूपीएससी आपसे कितने क्वेश्चन पूछता है ऑन एन एवरेज और कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज आपसे पूछे जाते हैं। सो विद दिस लेट्स लुक एट द सिलेबस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बाहर कुछ नहीं आता। अगर आप इसको ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो आपका सिलेबस का पॉइंट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। ये जो इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ आपको मेंशन किया गया है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी भी तरक्की हो जाए और हाई फाई आप मान सकते हैं कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल, बट यूपीएससी कहां स्ट्राइक करता है कि उन सब डेवलपमेंट्स की आपका एप्लीकेशन क्या है और इफेक्ट क्या है एवरीडे लाइफ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर अब से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको पता होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन और इफेक्ट एवरीडे लाइफ में क्या है। हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट फार्मर्स, how it is going to affect the poor people, how it is going to affect the society and so on. So this is very important. Second है achievements of Indians in science and technology. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जितने भी महान साइंटिस्ट हुए इंडिया से, नोबेल प्राइज विनर्स या बहुत ही जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, देन यू हैव गॉट द इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप करी है या इंडिया ने कोई नया इन्वेंशन किया, कोई डिस्कवरी किया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अंत में जो पॉइंट है जो मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस। इसरो, नासा ने कौन सा लॉन्च किया है रॉकेट या मिसाइल एंड सो ऑन। यू हैव टू रीड अबाउट डिफेंस ऑल्सो। You have got the computers, any new computer development, robotics, very important, nanotechnology, biotechnology, and issues related to IPR, that is intellectual property right.
पेटेंट्स के बारे में पूछेगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में पूछेगा एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही डिटेल्ड में आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपको किन किन पॉइंट्स, किन किन टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आईटी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड सो ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अगर करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ते हैं और आपको बेसिक्स पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व, और आप कुछ ना कुछ अच्छे से लिख के आ सकते हैं। बट हाँ, अगर आप करंट अफेयर में ध्यान नहीं देते और आपको बेसिक्स भी नहीं पता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो ये कुछ सिलेबस है, ये आपको पैरामीटर्स यूपीएससी ने प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको जब भी प्रेपरेशन करना है तो प्लीज सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान में रखें और उसी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स पढ़ें, बेसिक्स पढ़ें एंड सो ऑन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस साल के मेंस में, दैट इज 2021 फ्रॉम GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। द नंबर वन क्वेश्चन इज, हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम technically superior to any other system presently available in the world? So this is a 10 marks question, 150 words. तो मैं आपको बता दूं दैट ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको पता ही ना हो। तो एवरीवन नोज अबाउट व्हाट इज S-400। S-400 इज बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम, और कौन सी कंट्री का है? इट इज मेड बाय रशिया। रशिया ने मिसाइल्स को किल करने के लिए, एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एनिमी एयरक्राफ्ट्स, एनिमी मिसाइल्स, एनिमी ड्रोन्स को किल करने के लिए एक सिस्टम बनाया है दैट इज नोन एज S-400। और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि इंडिया भी इसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम रशिया। सो देयर इज अ ह्यूज $1 billion डील, $multi-billion डील रशिया और इंडिया के बीच में हुई है फॉर एक्वायरिंग S-400। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का भी टॉपिक बन गया क्योंकि इसमें यूएसए ने फिर बोला दैट यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, रशिया इज अवर एनिमी एडवर्सरी, व्हाई यू आर बाइंग फ्रॉम देम। सो यहां पे वार्तालाप चली और ये काफी न्यूज में रहा S-400। तो यहां पे ये टॉपिक तो सबको पता होगा S-400, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि S-400 और कैसे सुपीरियर है जो आपकी और सिस्टम्स हैं वर्ल्ड में उनसे। तो आइए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि किन एयर डिफेंस सिस्टम से आपको कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप कंपेयर करेंगे यूएस से। यूएस के पास पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, थर्ड सिस्टम है। एक बार यूपीएससी यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, उसने सिंपल पूछा थर्ड क्या है। सो S-400 का कंपटीशन किसके साथ है? पेट्रियट थर्ड के साथ है, इजराइल का आयरन डोम के साथ है, और इंडिया के पास भी आपका पृथ्वी AAD है। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं अदर देन S-400 जो वर्ल्ड में फेमस हैं। इंडिया तो अभी डेवलप कर रहा है पृथ्वी एंड AAD, बट हाँ, आयरन डोम और पेट्रियट और थर्ड काफी कंट्रीज आपका बाय कर चुकी हैं और इंस्टॉल भी कर चुकी हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि S-400 वर्सेस मेनली यूएस पेट्रियट और थर्ड, उसमें डिफरेंस क्या है। तो एक बार आपको दिखा दूं दैट दिस इज S-400। ओके, सो यू कैन सी दीज आर द कैनिस्टर्स। इट इज अ मोबाइल, आप ट्रक पे लोड कर सकते हैं और लॉन्च बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो दिस इज S-400। अब यहां पे पूछा गया है कि S-400 सुपीरियर कैसे है और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से और एयर डिफेंस सिस्टम से। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी वैल्यू, कीमत कितना है। अगर थर्ड का एक यूनिट $1 बिलियन में आता है तो यहां पे उसकी आधी कीमत में आपको S-400 मिलता है। बट उसमें इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हैं कि यूएस फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड सो ऑन। उसी के साथ साथ ये जो S-400 है ये आपका मल्टीपल टारगेट्स, मल्टीपल रेंजेस पे एट वन टाइम आपका एक्ट कर सकता है। प्लस यू कैन सी इट इज अ मोबाइल सिस्टम, ट्रक पे लोड कर सकते हैं और ये इंस्टॉल भी हो जाता है विद इन 5 मिनट्स। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो S-400 को सुपीरियर और मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाती हैं वर्ल्ड का। तो बस आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था और यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स। कैसे S-400 आपका थर्ड से बेटर है, पेट्रियट से बेटर है, आयरन डोम से बेटर है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज नॉट
आउट ऑफ द ब्लू दैट ये पता ही नहीं था कि आ सकता है, पता था और पढ़ा भी होगा, और यहीं से आपको इसको एक्सप्लेन करना है 150 वर्ड्स के अंदर। तो आई होप यू विल बी एबल टू राइट। प्लीज अटेम्प्ट, अगर जिन्होंने मेंस दिया है अच्छी बात है, जो मेंस अगले साल देंगे या फ्यूचर में देंगे उनको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। सो राइटिंग का कोई भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू राइट क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? अब याद कीजिए इस वीडियो का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पॉइंट दिखाया था कि कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन और इफेक्ट डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब भारी भरकम शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, बट पूछा क्या है कि डेली लाइफ में उसका एप्लीकेशन, और यहां पे स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया है कि पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये कैसे हेल्प कर सकता है और उनको अपलिफ्ट कैसे कर सकता है। तो यहां पे बिफोर आई डिस्कस दिस क्वेश्चन और उसका आंसर हम डिस्कस करेंगे, उसका क्या वैलिड आंसर हो सकता है, मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहूंगा दैट दिस इज 2018, 19, 2020 और कहीं बाहर से कुछ नहीं आया है। आपको पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, चाहे प्रीलिम्स से, चाहे प्रीलिम्स में या मेंस के अंदर। तो यहां पे 2018 में देयर वाज अ क्वेश्चन, ओके, तो उसने क्या पूछा कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिट करती है बायोफार्मा की फील्ड को, वही फिर से एप्लीकेशन और इफेक्ट। दूसरा 2019 में फिर से क्वेश्चन आया बायोटेक्नोलॉजी पे, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स? देखिए फिर से क्या पूछा उसने, वो आपको टेक्निकल चीजें नहीं पूछ रहा, वो आपसे सिंपली पूछ रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का इफेक्ट, एप्लीकेशन डेली लाइफ में कैसे है। पहले बायोफार्मा पे क्वेश्चन पूछा, फिर उसने स्पेसिफाई कर दिया फार्मर्स को कैसे ये मदद कर सकता है उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने में। और 2020 में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर? तो आई थिंक मैं काफी बार इस वीडियो में बता चुका हूं, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन डेली लाइफ। तो आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा नजर देखते हैं क्या है ये। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी based on biology. Biotechnology harnesses cellular biomolecular processes to develop technologies and product. सिंपल आसान शब्दों में बताता हूं आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पे जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो लिविंग थिंग्स को यूज करने में, चाहे वो सेल है, चाहे वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और आप यूज क्यों करते हो? ताकि आप यूजफुल प्रोडक्ट बना सकें और कुछ बेनिफिट हो सके। तो बस इसी फील्ड, इसी टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया जाता है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी को लिविंग सिस्टम्स में कुछ आप मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं तो वो होती है बायोटेक्नोलॉजी, सिंपलेस्ट भाषा में। अब यहां पे व्हाट इज अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी? तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, वो बन जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां पे विद दिस नाउ कम्स द मेन आंसर, कि उससे पूछ क्या रहा है कि हाउ इट अपलिफ्ट्स द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, इफेक्ट लिखना है कि बायोटेक्नोलॉजी का, स्पेशली अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट है, कैसे पुअर सेक्शंस को आप अपलिफ्ट कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते थे, या आगे अगर आता है फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर में इसका एप्लीकेशन, जैसे कि आप क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज, ड्रॉट रेजिस्टेंस, जिससे कि फार्मर की जो इनकम है डबल हो जाएगी और आपका पुअरर सेक्शन को अपलिफ्ट करने में मदद मिलेगा। सो दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। किस तरह से अप्लाइड, कि आप नई नई वैरायटीज बनाइए जो जिसपे सूखे का असर ना हो, जिसपे पेस्ट अटैक ना कर सके, जो ज्यादा पैदावार करे। तो इससे क्या होगा, जो पुअरर सेक्शन है उनको पैसा मिलेगा और अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके आप ड्रग्स बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। और इंडिया में आपको बता दूं दैट वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी
इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एक मेजर कारण है पॉवर्टी का इंडिया में। तो अगर आप हेल्थ में सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और नई सस्ती इनएक्सपेंसिव ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, उससे कि जिससे कि जो पुअर सेक्शंस हैं उनको ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, सो दैट कैन अपलिफ्ट देम। उसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, देयर इज अ टर्म नोन एज बायो रिमीडिएशन। तो आप बायो रिमीडिएशन यूज करके वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं और जिससे कि अपलिफ्टमेंट हो सकता है पुअर का, क्योंकि अगर कोई चीज रिसाइकल होगी तो ऑब्वियसली उसका दाम कम होगा, विच कैन बी प्रोवाइडेड टू पुअर्स एंड उनकी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। उसी तरह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी को। पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा मार, पॉल्यूशन इफेक्ट्स मेजरली द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। शायद ये बात थोड़ा सा गलत लगे, लेकिन बहुत सारी स्टडीज ऐसा हैं जो साफ साफ बताती हैं कि पॉल्यूशन का मेजर इफेक्ट आपका पुअर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शंस पे पड़ता है। तो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हो और इनडायरेक्टली आप पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन में डिफरेंस होता है। फोर्टिफिकेशन तो सिंपल क्या है, कोई प्रोडक्ट है, आपने उसमें ऐड किया कोई भी मटेरियल जिससे कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज हो गई। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन ये है कि जब क्रॉप ग्रो कर रही है इन द फील्ड, तभी आप कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करते हैं जिससे कि जब वो ग्रो कर जाए, जब वो हार्वेस्ट करें, तो उसमें आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स अपने आप से इंक्रीज हो जाएं। आप कुछ चीज बाहर से नहीं डाल रहे। तो अगर आप बायोफोर्टिफिकेशन यूज करेंगे तो वी विल गेट न्यूट्रिशियस फूड, विटामिन ए, वाइटामिन, मिनरल सबका आपको मिलेगा, ठीक है, और कम दाम पे मिलेगा। दैट इज गोइंग टू हैव इफेक्ट ऑन द हेल्थ, और हेल्थ आपका सही रहेगा तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, इसके आप अपलिफ्ट कर सकते हो पूरे सेक्शंस को। उसी तरह जैसे कि कोरोना में देयर इज न्यूज दैट बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके वैक्सीन बनाई जा रही हैं विच आर वेरी चीप। अगर वैक्सीन देखा जाए तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है बनाना उनको, लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी यूज करके बनाते हैं तो आप इन एक्सपेंसिव वैक्सीन बना सकते हैं विच कैन बी बेनिफिशियल टू द पुअर। तो ये कुछ आपको इस आंसर में लिखना था, इसके इर्द गिर्द आपका आंसर घूमना चाहिए। और एक एडवाइस आपको मैं दे दूं दैट नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और कोई भी ऐसी फील्ड जो बहुत ही न्यू है, जहां पे न्यू रिसर्च हो रही है, और आपको रिसर्च तो पता होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको उनकी एप्लीकेशंस के बारे में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। कैसे वो फार्मर को हेल्प कर सकते हैं, कैसे वो पुअर सेक्शन को हेल्प कर सकते हैं, कैसे वुमेन को हेल्प कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अगेन 250 वर्ड्स और यहाँ पे 15 मार्क्स। The Nobel Prize in Physics of 2014 was jointly awarded to Akasaki, Amano and Nakamura for the invention of blue LEDs in 1990s. तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। How has this invention impacted the everyday life of human beings? तो आई थिंक ये थीम चल रही है कॉमन, दैट कोई इन्वेंशन, उसका एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एक बार हिला सकता है कि क्या हमें तो याद नहीं है 2014 में क्या हुआ था, हम तो पढ़ के भी नहीं आए और कोई भी नहीं पढ़ के जाता। बट अदर देन द स्टेटमेंट, अगर आप इसको क्रक्स में जाएं तो सिंपली वो पूछ क्या रहा है कि ब्लू एलईडीज के इन्वेंशन, इस इन्वेंशन से आपका एवरीडे लाइफ कैसे बदल गया। तो बस क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भूल जाइए कि 2014 में क्या हुआ था, किसने क्या इन्वेंट किया, आपको मेनली पता होना चाहिए ब्लू एलईडीज के बारे में। तो आपको मैं बता दूं दैट टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर्स चाहिए। तो क्या हुआ, 1990 से पहले आपके पास रेड एलईडी था, ग्रीन एलईडी था, लेकिन आपके पास ब्लू एलईडी नहीं था। ओके, सो ये क्लियर रहा यहां तक। अब क्या हुआ, जब ब्लू एलईडीज का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया, तो आप साइंटिस्ट ने व्हाइट लाइट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो और ये जो टॉपिक है एलईडीज वाला, ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एलईडीज वर्सेस
फ्लोरोसेंट लैम्प्स, इनकैंडिसेंट लैम्प, सोडियम लैम्प एंड सो ऑन। तो एक तरफ एलईडी, दूसरी तरफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो आप सभी को पता होगा दैट एलईडीज ने कैसे लाइफ चेंज कर दी है, और स्पेशली ब्लू एलईडी के आने से आप व्हाइट लाइट बना सकते हो। और एलईडी आपका व्हाइट लाइट जब प्रोडक्शन हो गया, तो जो व्हाइट लाइट सोर्स बना दैट इज इनएक्सपेंसिव, महंगा नहीं है, तो इससे पूरे सेक्शन को हेल्प मिलेगा। इट इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट, क्योंकि जो एलईडी लाइट्स होती हैं, जब उनमें लाइट बनाई जाती है, बनती है, तो जो करंट आया, जो यूनिट उसने कंज्यूम किया, वो आपका लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, रैदर देन के बहुत सारा हीट लॉस हो। अगर आप इनकैंडेसेंट बल्ब, जो येलो बल्ब होता है, और अगर आप फ्लोरोसेंट लैम्प की बात करें, सीएफएल की बात करें, तो वहां पे उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, तो कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा ही होगा। इफ कंपेयर टू एलईडी, एलईडी इज द मोस्ट एफिशिएंट। तो यहां पे इनएक्सपेंसिव है, एफिशिएंट है, लॉन्ग लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग लाइफ। तो आपके पास ऐसा सोर्स है लाइट का, व्हाइट लाइट का, जो कि इनएक्सपेंसिव है, एफिशिएंट है और लॉन्ग लाइफ है। तो ऑब्वियसली इज दिस गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द लाइटिंग इंडस्ट्री? यस, इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है लाइटिंग इंडस्ट्री को। साथ ही साथ जो आज आप इसकी एप्लीकेशन देखिए, आप मोबाइल फोन के डिस्प्ले से लेके आपके जो टीवीज हैं, बहुत बड़े बड़े टीवीज हैं, वहां पे सब में एलईडीज यूज किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली एलईडीज के एप्लीकेशन बताने हैं, और ये क्वेश्चन एक बार हिला सकता है कि 2014 में नोबेल प्राइज मिला, बट हाँ, क्रक्स को समझिए। वो पूछ रहा है कि ब्लू एलईडी से आपका व्हाइट लाइट बना, व्हाइट लाइट बनने से इनएक्सपेंसिव, एफिशिएंट, लॉन्ग लाइफ सोर्स ऑफ लाइट मिलता है, उसके फायदे क्या हैं वो आपको बताना है। और यहाँ पे आप आंसर को थोड़ा और चमकाने के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स, मार्क्स लेने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट की एक स्कीम है उजाला, विच स्टैंड्स फॉर उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट्स फॉर ऑल। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया दैट, क्योंकि ये व्हाइट लाइट इनएफिशिएंट है, सॉरी एफिशिएंट है और लॉन्ग लास्टिंग है, प्लस आपका एफिशिएंट, लॉन्ग लास्टिंग और सोर्स ऑफ लाइट अच्छा सोर्स है, और इसको आप बैटरी ऑपरेशन से भी चला सकते हैं। जो जहां पे लाइट का अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, तो वहां पे सोलर लाइट से, बैटरी ऑपरेटेड लाइट से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उजाला स्कीम लॉन्च करी, और वहीं से हर घर को आपका एलईडी बांटने शुरू कर दिए, और वो भी सब्सिडाइज्ड प्राइस पे। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चन। तो डरना नहीं था इस क्वेश्चन में कि क्या पूछ लिया उसने 2014 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल एलईडी, जो कि फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और आप इसे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि आने वाले जो मेंस होंगे या आने वाले जो प्रीलिम्स हैं, उनके लिए आपके लिए टिप दे देता हूं दैट हमेशा नोबेल प्राइज विनर्स और व्हाई दे हैव गॉट दिस अवार्ड, ये बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक के वो नाम याद करने बहुत जरूरी है, बट ये बहुत जरूरी है कि क्यों मिला, फिनोमिना क्या था, प्रिंसिपल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, प्रोडक्ट इन्वेंट हो गया है, तो वो तो आपको याद करना ही है, जैसे ग्राफीन। उसी के साथ कोई प्रिंसिपल है जिसने लाइफ को चेंज कर दिया है, तो प्लीज प्लीज ऐसे जो बड़े अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं या नोबेल प्राइजेस हैं, उनको आपको याद करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम से डाउन द लाइन इन द फ्यूचर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सो दिस वॉज द एनालिसिस, अ शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। द लेवल वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप यूज करेंगे वहां पे, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज अ एनालिसिस, ब्रीफ, शॉर्ट। So thanks for watching. You can subscribe us and the Prince Civil Services YouTube channel. You can follow us on Telegram, Instagram and Twitter. So thanks for watching. Please watch other videos and subscribe to this channel. Thank you.